नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के लिए स्टेनोग्राफर की डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। एकदम एग्जाम हॉल जैसा डिक्टेशन रहेगा और 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम कामा, पूर्ण विराम, पंक्चुएशन सब कुछ बोलेंगे, तो आपको इसको पॉइंट आउट करना है। कॉमा की जगह कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम, पैरा की जगह पैरा इंडिकेट कर लेना आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आ चुका है, उसमें कौन सा लेयर कीबोर्ड कौन सा यूज होगा सब कुछ बता दिया गया है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। अक्टूबर में आपका एग्जाम है, समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपको क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे आपका नंबरिंग है। ठीक है, एक सही वाक्य पे आपका 0.1 नंबर मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सही करेंगे उतने आपके नंबर ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको पूरा प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना और अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाली वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। यह निष्कर्ष कि उच्चतम न्यायालय अचानक सक्रिय हुआ है सच्चाई से दूर ले जाता है, कॉमा, क्योंकि न्यायालय कोई रातों रात सक्रिय होने वाली जगह नहीं है, विराम। श्री रेड्डी के समय से ही सामाजिक न्याय के अंतर्गत तकनीकी न्याय व्यवस्था को छोड़कर न्याय को किस तरह से सर्व सुलभ बनाया जाए इत्यादि मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय सक्रिय हो उठा था, विराम। वे उस समय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहे थे, विराम। उसने उस कार्यकाल के दौरान उनसे कुछ कामगारों ने पत्र लिखकर शिकायत की थी कि उन्हें मजदूरी के दौरान महज 2 रुपए मिलते हैं, विराम। उन्होंने इन पत्रों को रिट याचिका मानकर सरकार को यह आदेश दिया था कि मजदूरों को न्यूनतम 20 रुपए मजदूरी दी जाए, विराम। सरकार ने नवीनतम आदेश को स्वीकार कर लिया था, विराम। पैरा। इसके बाद दूसरी पद्धति जो बाद में विकसित हुई थी, कॉमा, उसके बारे में श्री रेड्डी का कहना था कि हमें आंख खोलकर न्याय करना चाहिए, विराम। आज जो दुर्बल, गरीब और साधनहीन असहाय व्यक्ति हैं, उन्हें न्याय प्रणाली के अंदर व्यापक और सामाजिक न्याय दिलाने का हमें प्रयास करना चाहिए, विराम। एक मजदूर अच्छा वकील कर पाने की स्थिति में नहीं होता है, उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन उपलब्ध नहीं है, विराम। ऐसे में उसे न्याय के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, विराम। यह तभी संभव होगा जब उसे व्यापक न्याय के सिद्धांत के तहत लाया जाए, विराम। यहाँ यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि न्यायिक व्यवस्था में आई सक्रियता से इस तरह की विचारधारा को मजबूती मिली है, विराम। वहीं इस सक्रियता के कारण जो कार्य व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को करना चाहिए, वह कार्य न्यायपालिका को करना पड़ रहा है, विराम। अब सवाल है कि यह काम न्यायपालिका को करना चाहिए अथवा नहीं, विराम। न्यायपालिका का कार्य न्याय दिलाना है, ना कि कानून बनाना, कानून बनाने का कार्य विधायिका का है, उसका पालन करवाने का तथा पहले से बने कानूनों को लागू करवाने का कार्य न्यायपालिका का है, विराम। कभी कभी अति सक्रियता की वजह से न्यायिक सीमाओं का उल्लंघन हो जाता है, विराम। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की जा चुकी थीं, विराम। जब यह मामला उच्चतम न्यायालय में पहुंचा तो उसने
4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त करने का निर्णय उचित ठहराया, जबकि धर्मनिरपेक्षता के विषय में कुछ भी कहने से उसने इनकार कर दिया, जिससे न्यायिक संतुलन डांवाडोल होता नजर आया। ऐसा नहीं है कि यह सब जानबूझकर किया गया है, जबकि सच तो यह है कि ऐसा अनजाने में ही हुआ है। ऐसा लगता है कि 4 राज्यों की सरकारों की बर्खास्तगी के मामले में संबंधित विषय के हर बिंदु को न्याय के कांटे पर रखकर नहीं आंका गया और मामले को सामान्य नजरिए से निपटा दिया गया, जबकि जनता को न्यायपालिका से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। पैरा। आज जो बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ वह आप भी जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। सरकार बनने के बाद वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली होनी चाहिए, यथासंभव जन अपेक्षाओं को पूरी करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संसदीय प्रणाली का स्वरूप अपनी अपनी भावना और अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित किया जाता रहा है, किंतु कहा जाता है कि कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ही इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। जहां एक तरफ प्रजातांत्रिक प्रणाली के साथ साथ संसद एवं विधानमंडलों का कार्यभार बढ़ने लगा और दूसरी तरफ कई कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगा है। इसलिए यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ को प्रतिनिधि चुनकर ऐसी समिति का गठन करे जो किसी भी विषय पर विस्तृत विचार कर उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वर्तमान में जिसका अधिकाधिक उपयोग विश्व के अंदर अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। सदन की बैठक गंभीर चर्चा के लिए नहीं होती है, बल्कि वह समितियों के निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करने के लिए होती है। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि सदन अपने समिति कक्षों में बहुमत के आधार पर कानून नहीं बनाता, बल्कि कार्य विशेष के चुने गए कुछ लोगों के माध्यम से बनाता है। इसलिए यह कहना असत्य नहीं होगा कि सत्र के दौरान कांग्रेस या सत्तारूढ़ दल बैठक करता हुआ दिखाई देता है, किंतु वास्तव में यह कार्य उसको अपने समिति कक्षों में ही किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन शैली में बौद्धिक संस्कारों का बहुत योगदान रहा है। सभा समिति की परंपरा भी हमारे यहाँ उसी काल से चली आ रही है। यह बात अवश्य है कि इसके स्वरूप एवं अधिकार क्षेत्र में समय और शासन व्यवस्था के अनुसार बदलाव आता रहा है। आधुनिक शासन व्यवस्था के अनुरूप समिति प्रणाली कब कैसे शुरू हुई, इसका श्रेय यकीनन अंग्रेजों को जाता है। वे हमारे यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व से ही संसदीय पद्धति की नींव डालने लगे थे। सन 1881 और 1909 में ब्रिटिश संसद ने भारत के बारे में जो कानून बनाए उनमें से उसी नींव के लक्षण आज भी
हमारे देश में विद्यमान है। विराम। सन 1919 के सुधारों द्वारा जो परिवर्तन हुए थे उसमें विधानमंडलों के गठन के लिए कुछ सैद्धांतिक आधार तैयार किए गए थे। विराम। वित्तीय समितियों को गठित करने का सुझाव इन्हीं सुधारों का एक अंग था। विराम। उस समय 5 संसदीय समितियों का गठन किया गया था। विराम। लोक लेखा समिति इनमें से एक है। विराम। उसके पश्चात समिति प्रणाली में क्रमिक रूप से सुधार होते रहे और इनका महत्व भी बढ़ता चला गया। विराम। पैरा। संसद ने सितंबर 1996 में 81वें संविधान संशोधन विधेयक पेश कर एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। विराम। जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राज्य विधानसभाओं में 1/3 स्थानों पर महिलाओं को आरक्षण देना प्रस्तावित है। विराम। भारतीय समाज में महिलाएं लगभग 50% हैं जो अशिक्षा, पिछड़ापन, रूढ़वादिता, धार्मिक कट्टरता, शोषण के कारण समाज जड़ स्थिति में रहा है। विराम। जहां समाज सुदृढ़ होता है वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है। विराम। जिसके कारण समाज में बुराइयां नहीं पनप पाती हैं। विराम। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। समाप्त। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। कामा पूर्ण विराम सब बोला गया है। ठीक है, इस मैटर को जरूर ट्रांसक्राइब करेंगे और डेली आपको कम से कम 1 से 2 मैटर जरूर ट्रांसक्राइब करना है। बाकी प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते रहिए। समय बहुत नज़दीक आ चुका है, आपका डेट भी आ चुका है। ठीक है, फीस सब सबमिट करने की भी डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने का डेट आ चुका है। तो सब कुछ आपके मुताबिक चल रहा है। बस अब आप, उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।